नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक नए बिंदु के साथ। पाठ्यक्रम हिंदी नेट, जो हिंदी नाटक का जो विषय है भारत दूरदशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दूरदशा नाटक की समीक्षा व संपूर्ण विश्लेषण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले जो वीडियो है हिंदी साहित्य से संबंधित उनके सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो चुके। दोस्तों, यह जो वीडियो है ये नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी है। भारत दूरदशा नाटक यह वर्तमान समय में कितना प्रासंगिक है, परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्व रखता है, ये सारा विश्लेषण मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं भारत दूरदशा। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 ईस्वी और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। दोस्तों, लगभग 34 वर्ष और 3 माह की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इतनी सी छोटी अवस्था में एक हिंदी साहित्य को बहुत सारा साहित्य ये दे जाते हैं। इसी कारण से आधुनिक साहित्य के निर्माता, हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। भारतेंदु इनका मूल नाम था। हरिश्चंद्र इनका मूल नाम था और भारतेंदु तत्कालीन समय के द्वारा, तत्कालीन पत्रकारों के द्वारा, तत्कालीन व्यक्तियों के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी। भारतेंदु इनकी उपाधि और हरिश्चंद्र इनका मूल नाम है। नाटक साहित्य की चर्चा करें तो नाटक साहित्य अनुदित नाटक जो है विद्या सुंदर, जो 1867 में लिखा गया था संस्कृत के चोर पंचासिंगा के बंगला संस्करण के आधार पर। अनुदित और मौलिक नाटक परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनका कौन सा अनुदित है और कौन सा मौलिक। तो पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु, भारत जननी, ये 7 इनके अनुदित नाटक है। और दोस्तों, ये दुर्लभ बंधु परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि यही एकमात्र नाटक है इनका जो शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का रूपांतरण है। इसके अलावा अन्य भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन दुर्लभ बंधु अति महत्वपूर्ण है। अगले देखते हैं। मौलिक नाटकों की चर्चा करें तो वैदिक हिंसा न भवति 1873 में लिखा गया एक प्रहसन है। इसके अलावा सत्य हरिश्चंद्र 1875 में नाटक है। श्री चंद्रावली 1876 में नाटिका। विशस्य विस्मोदम 1876, यह है भाण। दोस्तों, भाण एक बार परीक्षा में, नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सा नाटक भाण है। भाण के अंतर्गत आता है। भाण मतलब जिसमें एक ही पात्र होता है और उसी पात्र के अंतर्गत घटना घूमती है। भारत दूरदशा 1876 और ब्रजरत्न दास 1876 मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान 1880 मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो है वह इसका समय 1880 ईस्वी मानते हैं। नील देवी 1880 ईस्वी, गीति रूपक, अंधेर नगरी, प्रहसन, प्रेम जोगिनी 1874 ईस्वी में, सती प्रताप इनकी अपूर्ण रचना है जो 1883 ईस्वी में लिखी गई थी। निबंध संग्रह की चर्चा करें तो नाटक 1875 ईस्वी में। निबंध संग्रह, पहला निबंध संग्रह भी है इनका ये कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, काश्मीर कुसुम, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा। कहानी की चर्चा करें तो अद्भुत अपूर्व सपन। इसके अलावा एक अद्भुत अपूर्व सपन है जो बाबू तोताराम की रचना है। यात्रा वृतांत, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ उपन्यास है, एकमात्र उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, जो इनका अधूरा रह गया था। इसके अलावा दोस्तों, यह है इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। पहली पत्रिका थी कवि वचन सुधा जो 1868 ईस्वी में निकली थी। दूसरी पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 ईस्वी में लिखी थी। और तीसरी थी बाला बोधिनी जो स्त्री को आधार बनाकर, स्त्री शिक्षा या स्त्री उत्थान को आधार बनाकर संपादित पत्रिका थी बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में। इसके अलावा तद्दीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब, इनकी भी खूब स्थापना करते हैं। अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत दूरदशा नाटक। 1880 ईस्वी में लिखा गया
डॉक्टर नागेंद्र ने 1880 ईस्वी से में माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को देश वत्सलता का नाटक कहा है। देश वत्सलता से आशय राष्ट्र प्रेम का नाटक कहा है। दोस्तों, इस नाटक के माध्यम से भारत की जो दुर्दशा है उसका चित्रण करना और तत्कालीन जो स्थिति है उससे अवगत करवाना, इसके अलावा देशवासियों को देश के उद्धार के लिए एकजुट करने का प्रयास इस नाटक के अंतर्गत किया गया है। इसमें 6 अंक है दोस्तों, यहाँ ध्यान में रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 6 अंक का ये नाटक है और दुखांत नाट्य रासक है। इसका अंत जो होता है वह दुखांत होता है। प्रथम अंक की बात करें तो बित्थी प्रथम अंक का नाम है बित्थी। द्वितीय अंक है वो जिसका दृश्य है शमशान है, टूटे फूटे मंदिर है जहां भारत नाम का पात्र विचरण कर रहा है और भारत अपनी दशा को देखकर बहुत दुखी हो रहा है। तृतीय अंक मैदान है। चतुर्थ अंक अंग्रेजी सज्जा से सुशोभित कमरा है। पंचम अंक किताब खाना है और षष्ठ अंक है गंभीर वन का मध्य भाग। ये दृश्य का स्थल है। भारत दुर्दशा नाटक के माध्यम से भारतेंदु ने भारत की दीनहीन दयनीय दशा और वस्तु स्थिति से रूबरू करवाकर भारतवासियों को देशोद्धार के लिए एकजुट और सक्रिय होने का आह्वान किया है। कहने का आशय है कि इस नाटक के माध्यम से दोस्तों ये लिखा गया 1880 ईस्वी में, लगभग 140 वर्ष पूर्व लिखा गया था और तत्कालीन स्थिति से आप भली भांति वाकिफ हैं कि तत्कालीन समय में अंग्रेजों का राज था और भारत की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। 20 करोड़ जनता निवास करती थी और जो जनता थी वह उसकी स्थिति दयनीय थी। उसका चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। प्रतीकात्मक शैली में पात्रों को रखा गया है। पात्र योजना दोस्तों ये ध्यान में रखना, प्रतीकात्मक योजना के माध्यम से, मतलब कोई शारीरिक रूप में कोई पात्र नहीं है इसके अंतर्गत, केवल एक प्रतीकात्मक शैली में रखा गया। जैसे भारत इसमें एक मुख्य पात्र के रूप में है जो भारतीयता का प्रतीक है, नायक के रूप में है। भारत अपनी दयनीय दशा से दुखी पात्र है। भारत जब विचरण करता हुआ द्वितीय अंक में प्रवेश करता है तो अपनी दीनहीन स्थिति को देखता है तो उससे काफ़ी दुख होता है और 20 करोड़ जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के होने के बावजूद भी उसका कोई रक्षक नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर वह अंत में मूर्छित हो जाता है और लगभग मृत प्राय हो जाता है, क्योंकि उसे जीवित रहने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि जो भारत की स्त्री पुरुष है वह एक तरह से सो चुके हैं, जागृत अवस्था में नहीं है। भारत अपनी दयनीय दशा से दुखी पात्र है। दीन बना इसका कथन है, भारत का कथन है, मुख्य कथन है, दीन बना मैं इधर उधर डोलता फिरता हूँ, दीवारों से अपना माथा टकराता हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मेरी विपदा भी बढ़ती जाती है। हे नाथ मेरी रक्षा करो, मुझे उबारो। ईश्वर से विनती करता है कि मुझे उबारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसके स्त्री पुरुष है, भारत के स्त्री पुरुष है, इसकी जनसंख्या है वह जागृत अवस्था में नहीं है। ये कथन है, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में हाहा होए अनाथ। की 20 कोटि पुत्रों के होने के बावजूद भी मैं क्या हो गया हूँ, अनाथ हो गया हूँ। अंत में मृत प्राय मूर्छित हो जाता है। ये इसका मुख्य पात्र है भारत। अगला पात्र है योगी, जिसका प्रथम दृश्य में ही आगमन होता है और यह योगी प्रथम अंक में योगी का आगमन लावनी गीत से होता है। रोऊ सब मिल के आऊ भारत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। मतलब यह है इसका जो आगमन भारत की दुर्दशा का विवरण के साथ होता है कि यह किस तरह से भारत की दुर्दशा का विवरण करता है। भारत को श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों का गुणगान कर वर्तमान दशा, दुख, महंगाई, टैक्स की स्थिति से ग्रसित साम्राज्य बताता है। मतलब इसका जो आगमन होता है तो भारत के जो श्रेष्ठ शक्तिशाली जो व्यक्ति है, अर्जुन है, भीम है, इसके अलावा जो भी कहे अपन जो भी हिंदी के जो गौरव हैं उनकी चर्चा करता है। और लास्ट में जो वर्तमान दशा है कि दुख है, महंगाई है, टैक्स है, आलस्य है, मदिरा है, ये भारत में अपना प्रभाव जमा चुके हैं, इसका वर्णन करता है और कहता है हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। अगला पात्र इसमें भारत दुर्देव, जो खलनायक की भूमिका में है या प्रतिनायक जिसे कहा जा सकता है। अपने सहायक को इसके सहायक के रूप में है। यथा अकाल, महंगाई, रोग,
आलस्य, टैक्स आदि को बुलाकर भारत का विनाश करने की चाहत रखता है। इनको बुलाकर ये भारत का विनाश करना चाहता है और भारत की दशा दीनहीन हो जाती है। स्वयं को राक्षस कहना भारत के दुर्भाग्य का प्रतीक। मैंने पहले बताया कि कोई शरीर या शरीर से कोई पात्र नहीं है, केवल प्रतीकात्मक शैली में पात्रों को रखा गया है। इसका कथन है, कोड़ी कोड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। कि मैं भारत दुर्देव हूँ, मैं सभी व्यक्तियों के प्राण निकालना चाहता जानता हूँ और सबको मैं मोहताज कर दूंगा हर एक चीज़ के लिए। सत्यानाश फौजदार सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है, मतलब एक सत्यानाश फौजदार भी एक पात्र के रूप में है जो इसका सबसे विश्वसनीय है। आगे चर्चा करते हैं इसकी। सत्यानाश फौजदार भारत दुर्देव का सहायक एवं विश्वसनीय पात्र, भारत को बलहीन एवं वैभवहीन करने में प्रखर। भारत की जो स्थिति है इस स्थिति को सत्यानाश फौजदार ही करने में अग्रणीय है। छल बल का सहारा लेकर भारत को विखंडित करना भारत को सत्यानाश के कगार पर लाने का कार्य करता है। रोग भारत दुर्देव का सहायक, भारत दुर्देव जो पात्र है उसका सहायक है, मित्र है। हैजा, डेंगू, लकवा जैसे रोग के माध्यम से भारत में अंधविश्वास निष्क्रियता का बोलबाला फैलाने वाला पात्र है। आलस्य भारत दुर्देव का सहायक है। ये भी तत्कालीन भारतीयों की मनोदशा पर व्यंग्य करता है कि मैंने सबको अपने अधिकार में ले लिया। क्या कहता है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना अच्छा नहीं, मर जाना पे उठ के कहीं जाना अच्छा नहीं। ये कहता है कि दुनिया में जीवित रहना तो आलस्य बनाए रखो। इस तरह से लोगों को भ्रमित करता है। मदिरा भारत दुर्देव का सहायक, यह पात्र भी दुर्देव का सहायक है। स्वयं को भगवान सोम की कन्या मानना, भगवान सोम, सोम मतलब सोम का अर्थ भी मदिरा ही होता है, और उसकी कन्या बताता है कि मैं और चारों धर्म में अपनी प्रतिष्ठा बताना कि चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, चाहे क्रिश्चियन है, सब में मेरी प्रतिष्ठा है क्योंकि मेरा सेवन सभी धर्म के लोग करते हैं और यह मदिरा सेवन करना ही भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। अंधकार भारत दुर्देव का सहायक, अंधकार कलयुग का सखा जो आजकल भारत में विद्यमान है, कि कलयुग का सखा है लेकिन भारत में विद्यमान है और चारों तरफ अंधकार फैल चुका है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पात्र है भारत भाग्य, जो सखा कह सकते हैं, भारत का सहयोगी पात्र है, भारत को जागृत करने का संदेश देता है कि तुझे इस दीनहीन अवस्था में मृत प्राय नहीं रहना चाहिए। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई। कहने का आशय है कि भारत के माध्यम से भारतवासियों को जागृत करने का ये संदेश देता है। भारत भाग्य भारत के अतीत का यशोगान करता है जिससे भारतीय संस्कृति का गौरव सजीव हो उठा। कि भारत में भारत की जो अब तक की जो स्थिति थी उसका जो गौरव था कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत में इतने श्रेष्ठ व्यक्तियों ने जन्म लिया है, उनकी गौरव गाथा का बखान करके ये भारत की संस्कृति का बखान करता है और साथ ही साथ ये जन जागरण का संदेश भी देता है। इसके अलावा अन्य पात्र सभापति, बंगाली, महाराष्ट्री, एडिटर, कवि, देसी महाशय 1, देसी महाशय 2, ये 7 पात्र अन्य हैं जो सभ्य जन हैं या कहे भारत के हितैषी हैं, जो भारत के उद्धार की बात करते हैं कि भारत के उद्धार किस तरह से हो सके और भारत दुर्देव के आक्रमण से किस तरह से बचाव हेतु यह विभिन्न तरह के सुझाव जुटाते हैं। ये बात कर रहे होते हैं कि डिसलॉयल्टी एक पात्र है। इंग्लिश पुलिस एक्ट के तहत सभी सभ्यजन, ये जो 7 व्यक्ति है इनको क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। इस तरह से इसमें 17 पात्र की योजना हुई है। तत्कालीन समय में जितना प्रासंगिक था उतना आज प्रासंगिकता रखने वाले इस नाटक में भारतीय समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण कर राष्ट्रीयता तथा नवजागरण का संदेश दिया गया है कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भी ऐसी ही समस्याएं मौजूद थी और आज भारत स्वतंत्र हो गया तो भी भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी, इस तरह की कई तरह की समस्याएं आज भी मौजूद है। तो इस तरह यह नाटक आज भी बहुत ही प्रासंगिक है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि भारत दुर्दशा, तो तत्कालीन समय में भी भारत की दुर्दशा थी और आज भी भारत की दुर्दशा बनी हुई है। इसलिए बनी हुई है कि जो आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था, बेरोजगार के लिए बेरोजगार आदि की व्यवस्था, अशिक्षा
अंधविश्वास आदि आज भी वर्तमान में भी खूब ज़्यादा बने हुए हैं। तो इस कारण से ये आज भी काफ़ी प्रासंगिक है। भारत दूरदर्शन नाटक में भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करके बताया गया है कि आज गौरव करने योग्य भारत में की स्थिति नहीं है, क्योंकि चारों तरफ आलस्य, रोग, टैक्स, महंगाई, कुमति का साम्राज्य। आज का मतलब तत्कालीन समय से लिया जा रहा है। इस कारण भारत अपनी दशा के कारण दुखी है, क्योंकि चारों तरफ टैक्स है, कुमति है, इनका साम्राज्य है। टैक्स का एक कथन है, अंग्रेज राज सुख साज सबे सब पर भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खारी। के टैक्स कहता है कि भारत का जो धन है वह विदेश चला गया है और भारतवासियों से टैक्स वसूला जाता है। इसके अलावा रोग है, हैजा है, कई तरह की बीमारियां, टैक्स है, महंगाई है, कुमति का साम्राज्य भारत में फैल गया है। इस कारण से भारत का जो गौरवशाली अतीत था वह अतीत बनकर ही रह गया है। 20 करोड़ पुत्रों के होते हुए भी उसे पराधीन, अर्थात भारत पराधीन व अनाथ होना पड़ा। भारत को पराधीन और अनाथ होना पड़ा, उसका कोई रक्षक नहीं है और अंत में वह मूर्छित हो जाता है। इसी यही संदेश देता है भारत के लोगों को कि क्यों भारत की रक्षा के लिए जागृत होना चाहिए, नवजागरण का संदेश दिया जाता है। दूसरी तरफ भारत दूरदेव की सत्यानाश फौजदार के साथ मार से भी भारत आहत हो जाता है कि सत्यानाश फौजदार अपने सहायकों के साथ, या कहे कि जैसे रोग है, आलस्य है, इन सभी के साथ भारत को मारना चाहता है या भारत को नष्ट करने के लिए प्रयासरत रहता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दूरदशा के माध्यम पराधीन देश की जड़ता को तोड़ नवजागरण रहने का संदेश देते हैं। माध्यम से पराधीन देश की जड़ता को तोड़ नवजागरण रहने का संदेश देते हैं, जो तत्कालीन समय में एक अनिवार्य आवश्यकता थी कि भारतवासियों को जागृत करने का संदेश दिया जाता है। इसका मुख्य कथन भी है जो बार बार दोहराया जाता है, जागो जागो रे भाई। भारत दूरदर्शन नाटक को विस्तृत रूप से अध्ययन करने पर यह आज भी प्रासंगिक है। केवल समय, परिस्थितियां और शासक बदल गए हैं। जो स्थिति भारत की 140 वर्षों पहले थी वह आज भी बनी हुई है। भारत दूरदशा की भाषा साधारण जनभाषा है, जिसमें संस्कृत, फारसी, ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा रस की बात करें तो इसमें करुण रस की प्रधानता है। इस नाटक का काल स्वतंत्रता पूर्व भारत पर ब्रिटिश सत्ता का काल है, जब महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की साम्राज्य थी। भारत दूरदशा नए भारत को जगाने के प्रयत्नों का नाटक है कि नए भारत को जगाने का नाटक है। कथन है सिद्धनाथ कुमार। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। आशा करता हूँ ये नाटक आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं इससे भी अच्छे नाटक आपके सामने लेकर, या इससे भी नेट का जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं अन्य वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।